Jai Hind students. Today we will continue with the Heisenberg uncertainty principle, that was that it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum or velocity of an electron. हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसी टाइम पर साथ ही वेलोसिटी या मोमेंटम भी अगर हम पता लगाएं पोजीशन के साथ तो ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, ये फॉर्मूला दिया गया इसके लिए, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाई फोर पाई, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है जो आप पढ़ चुके हैं। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पी आपको पता है मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। तो हम अगर मास कांस्टेंट हो तो पी वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी वेरी करती है। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ मोमेंटम और वेलोसिटी ये इससे चेंज होता है, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह यहाँ वैल्यू रख दी एम इंटू वी। एम तो चेंज नहीं होगा इसलिए डेल्टा एम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो एम को इन्होंने इधर ले लिया नीचे 4 पाई के साथ, 4 पाई एम हो गया। और ऊपर क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, सब्सक्रिप्ट में एक्स लिखा है, यानी उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन में जो चेंज होगा दैट इज़ इक्वल और ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई एम। सो ये हो गया फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको ये डिफाइन करना, इसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और इसके बारे में हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट, to observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. The light used must have a wavelength smaller than the dimension of an electron. यानी जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसका स्केल जो हो मेज़र करने वाली चीज़ के यूनिट से लो लेवल के यूनिट को मेज़र कर सके। जैसे स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है कि पेपर की अगर आप थिकनेस को मेज़र करते हैं तो ऐसी चीज़ से मेज़र करेंगे जो पेपर की थिकनेस से लोअर लेवल के स्केल पे भी वो थिकनेस मेज़र कर सके, उसको वैसे ही कैलिब्रेट किया गया हो, तभी वो उसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इससे रिलेटेड बात हो रही है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो होनी चाहिए स्मॉलर दैन द डायमेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द हाई मोमेंटम photon of such light, यानी p is equal to h by lambda, p is momentum, h is Planck constant and lambda is wavelength, would change the energy of electron by collision। यानी जब वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो इन दिस प्रोसेस नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली उसी से कोलाइड करता है तो उसकी पोजिशन बताएगा, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। यानी कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे था ये हमें पता लगेगा, तो उसी टाइम अगर आप उसकी वेलोसिटी को भी मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके, तो ये एग्जाम्पल है जिसे आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो डेफिनेशन विद फार्मूला विद एग्जाम्पल, ये आपको कंप्लीटली रेडी रखना है, तैयार करना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ओके ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। यानी इन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक साथ हम दोनों को साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते, वैसे इलेक्ट्रॉन की तरह कोई और भी पार्टिकल होगा जो मूव करता होगा तो उसके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, यानी उसके सिमिलरली हम किसी और चीज़ को भी वो कैलकुलेट करने में वो रूल को अप्लाई कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कि इसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही, यानी बहुत छोटे अगर वो होंगे, उसका मास बहुत कम होगा और बहुत छोटी चीज़ों के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। एंड इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाएगा, तो बड़े लेवल पे आने के बाद मास अगर ज़्यादा होगा तो ये उसके लिए नेग्लिजिबल होता है, एप्लीकेबल नहीं होगा।
Okay, if uncertainty principle is applied to an object of mass say about a milligram, मिलीग्राम मीन्स कितना है 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसके लिए देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक्स की वैल्यू आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट 4, पाई की वैल्यू 3.1416 और मास दिया हुआ है 10⁻⁻6 किलोग्राम लिया हमने। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने पर देखिए वैल्यू आ रही है 10⁻⁻28। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू बहुत कम है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। इतनी कम वैल्यू होने की वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी इसे हम निग्लेजिबल भी मान सकते हैं, ये वैल्यू बहुत कम है। यानी इस लेवल पे अगर हम इसका मिलीग्राम में मास है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा या निग्लेजिबल मानते हैं इसलिए। ओके, अब देखिए इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखिए इसी फॉर्मूले पे हमने यहाँ मास लिया 9.1 इंटू 10⁻31, तब इसकी वैल्यू क्या आई 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 और 10⁻⁻28 में बहुत डिफरेंस है, यानी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी उसके कंपैरिजन में ये हायर वैल्यू है जिसे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। सो इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना चाहिए, 10⁻⁻4 वैल्यू जिसकी आ रही है यानी ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। To find the exact location of electron, say to an uncertainty of only 10⁻⁸ meter, then the uncertainty delta v in velocity would be, अब इसे कंपेयर किया गया, देखिए इसे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁸ से, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻4, यानी माइनस नहीं है, अब ये 10⁻4 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, यानी अब हम इसे इस लेवल पे मेज़र कर सकते हैं। Okay, so which is so large that the classical picture of electron moving in Bohr's orbit cannot holds good। यानी अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि नील बोर ने जो बताया था हमें कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये एक फिक्स पोजीशन पर मूव करते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ये हमें मेज़र करना चाहिए था कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ में पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको इस टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन हैं, देखिए 2 क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, यूनिट्स पर ध्यान दिया करिए, फार्मूला याद रखिए, और अगर आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तभी आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए मेमोराइज़ हो पाएंगी। ठीक है, सिर्फ आपको कॉपी नहीं करना है कि आपने देखा कॉपी में लिख लिया, कॉपी में लिख के रख देना है। आपको पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है, मेमोराइज़ करना है, ताकि जब आप क्लास में आएंगे तो आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करके आप आएँ तो आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हमने रिवाइज़ नहीं किया तो हम भूल गए। तो आपको कोशिश करना है कि आप जो भी पढ़ते जाएँ उसे याद करें, और न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो सॉल्व हैं उसे आप सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेगा, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों आपको सॉल्व करना है, दोनों ही हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ओके, नेक्स्ट, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल। अब देखिए बात हो गई कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद ये पता चला कि नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था एटम का वो कुछ हद तक सही लग रहा था हमें, लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ बताई वो चीज़ नील बोर के मॉडल पे अप्लाई नहीं हो पाई। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ बताई जाती थी उसको हम मानते थे कि वो सब जगह अप्लीकेबल होनी चाहिए थी, यानी हर सिचुएशन में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप, तभी वो एक्सेप्टेबल था। वरना जो नई चीज़ें आती थी फिर मॉडर्न तरीके से उसको नई रिसर्च के बाद उसे एक्सप्लेन किया जाता था और वही एक्सेप्टेबल होती थी और उसे एक्सटेंड किया जाता था, और जिसमें कुछ कमियां थी, शॉर्ट कमिंग आती थी, उसे वहीं स्टॉप कर दिया जाता था, उसे एक्सटेंड करने का मौका नहीं देते थे। ओके, so an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if both the position and the velocity of electron are known exactly at the same time। यानी जैसे बोर ने बताया था, नील बोर ने बताया था कि ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स
मूव करते रहते हैं, वो स्टेशनरी पाथ है यानी एक फिक्स पोजीशन पर वो मूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को पता लगाना आसान होना चाहिए था, ईजिली वो दोनों एक साथ पता लगाने पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं हुआ। सो इनकी थियोरी के अकॉर्डिंग नील बोर ने जो मॉडल दिया वो फेल हो गया। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Bohr's model of the hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior, देखिए dual behavior भी आपने पढ़ा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, but also contradicts Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी डुअल बिहेवियर और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों में नील बोर के मॉडल में मैच नहीं हो रहा था, उसमें कंट्राडिक्ट आ गया था, तो इस वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, आगे मौका एक्सटेंड नहीं किया गया, ओके नहीं दिया गया। These inherent weakness in the Bohr model, there was no point in extending Bohr model to other atoms। इसीलिए हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने स्टडी की थी और हाइड्रोजन के बाद बोला था कि ऐसे ही आगे भी एटम्स में होगा। इसी वजह से आप पढ़ रहे हैं जो उसमें बार बार देखिए हाइड्रोजन एटम के बारे में ही दिया गया और फिर हाइड्रोजन के बाद उसे आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, बाकी अदर एटम्स के लिए हैवियर एटम्स में वो अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि वो पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, तो उसके लिए आगे नए नए साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने फिर नई थियरीज दी, उस पर एक्सटेंड किया गया इसे। ओके ओके, नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अब तक आपने जो पढ़ा उसे कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे जो न्यूमेरिकल दिया गया उसे भी सॉल्व करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।